जरा तस्वीर से तू निकल कर सामने तो आ। ये क्या बात हो गई? कोई व्यक्ति तस्वीर से निकल कर सामने आ सकता है क्या? क्या ये पॉसिबल है? क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों एक व्यक्ति कभी फ़ोटो से बात कर लेता है? किस प्रकार से वो फ़ोटो से बात कर लेता है, तस्वीर से बातें करने लग जाता है। बहुत सी फिल्में आपने देखी होगी जिसमें एक प्रेमिका प्रेमी की फ़ोटो अपने सामने रखती है और उससे इस प्रकार से बातचीत करती है जैसे कि वो उसके समक्ष क्या हो, मौजूद हो। ये कैसे पॉसिबल हुआ? बहुत बार आपने देखा होगा कि एक माँ अपने बच्चों को कहती है कि बेटा हाबू आ गया, हाबू आ गया, तो बच्चा डर जाता है, जबकि एक्चुअल में हाबू नाम की कोई चीज़ वहाँ पे नहीं होती है। घर वाले बच्चों को डराते हैं कि उस कमरे में मत जाना, उधर भूत है, तो बच्चा डर जाता है, जबकि एक्चुअल में भूत नाम की चीज़ कोई नहीं होती है, लेकिन फिर भी बच्चा क्या हो जाता है, डर जाता है। तो ऐसा क्यों? ऐसा होता है अनुबंधन के कारण। और अनुबंधन को समझने के लिए हमें पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत समझना होगा। पावलोव के सिद्धांत को समझने से पहले अधिगम के सिद्धांतों के बारे में अपन समझ लेते हैं। ध्यान में रखना दोस्तों, अधिगम के सिद्धांतों को मोटे तौर पर 4 भागों में बांटा जा सकता है। कितने भागों में बांटा जा सकता है? 4 भागों में। कौन कौन से? एक, अधिगम के वे सिद्धांत जो किसके द्वारा दिए गए हैं? व्यवहारवादियों के द्वारा दिए गए हैं। किसके द्वारा? व्यवहारवादी। व्यवहारवादी मनोविज्ञान में व्यवहारवादी जो संप्रदाय हैं उनके द्वारा जो दिए गए हैं उन्हें हम कहते हैं व्यवहारवादी सिद्धांत। इन्हीं व्यवहारवादी सिद्धांत को SR थ्योरी भी कहते हैं दोस्तों। ध्यान में रखना है, क्या कहते हैं? SR थ्योरी भी कहते हैं। S का मतलब होता है स्टिमुलस यानी कि उद्दीपक, और R का मतलब होता है रेस्पॉन्स यानी कि अनुक्रिया। इन्हीं सिद्धांतों को साहचर्यात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? साहचर्यात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। और इन्हीं सिद्धांत को आपको ध्यान में रखना है, परिधीय सिद्धांत भी कहा जाता है। साहचर्यात्मक सिद्धांत क्यों कहते हैं? साहचर्यात्मक सिद्धांत इसलिए कहा जाता है क्योंकि उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में जो संबंध बनता है उसे यहाँ पे क्या कहा गया है? साहचर्य कहा गया है। और साहचर्य जो स्थापित होता है उसके संदर्भ में बताया गया है इन सिद्धांतों में, इसलिए इनको अपन क्या कहते हैं? साहचर्यात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। परिधीय सिद्धांत क्यों कहते हैं? क्योंकि व्यवहारवादी, जब अपन ने मनोविज्ञान को जो इतिहास देखा था, मनोविज्ञान का इतिहास देखा था, तो वर्तमान में मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में क्या करते हैं? परिभाषित करते हैं। व्यवहार को देखा जा सकता है, मापा जा सकता है। तो अपने शरीर की जो परिधि है उसके रूप में व्यवहार को मापना संभव हुआ है, ऐसी किसकी अवधारणा थी? व्यवहारवादियों की। इसीलिए इन सिद्धांतों को और क्या कहते हैं? परिधीय सिद्धांत भी कहते हैं। इनके अंदर कौन कौन से सिद्धांत आते हैं? तो इसके अंदर आता है थॉर्नडाइक, एडवर्ड एल थॉर्नडाइक, जिन्हें शिक्षा मनोविज्ञान का जनक भी कहते हैं। थॉर्नडाइक का संबंधवाद, ट्रायल एंड एरर थ्योरी का सिद्धांत, जिसको किस कैटेगरी में रखते हैं? SR थ्योरी कैटेगरी में रखते हैं। इसके अलावा पावलोव का 250 ग्राम प्यार का अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, इसको भी किस कैटेगरी में रखते हैं? इन कैटेगरी में रखते हैं। इसके अलावा स्किनर का BF स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। इसके अलावा हल का पुनर्बलन का सिद्धांत, गुथ्री का सामीप्यवाद। तो ध्यान में रखना दोस्तों, ये 5 जो सिद्धांत है अधिगम के सिद्धांत, इसको हम किन कैटेगरी में रखते हैं? इनको व्यवहारवादी सिद्धांत भी कहते हैं, इनको SR थ्योरी भी कहते हैं, इनको साहचर्यात्मक सिद्धांत भी कहते हैं, और इनको परिधीय सिद्धांत की कैटेगरी में भी रखा जाता है। दूसरी कैटेगरी की बात करें तो इन्हें एक कैटेगरी है SOR थ्योरी, जिन्हें ज्ञानात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। ज्ञानात्मक सिद्धांत क्या कहते हैं? ज्ञानात्मक सिद्धांत। इन्हें संज्ञानवादी, क्योंकि संज्ञानवादियों के द्वारा ये दिए गए सिद्धांत है, इन्हें संज्ञानवादी सिद्धांत भी कहते हैं। अब यहाँ पे ध्यान में रखना दोस्तों, इन्हें सबसे इम्पोर्टेंट बात केंद्रीय सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रीय सिद्धांत भी कहते हैं। और इन्हें क्षेत्रीय सिद्धांतों की श्रेणी में भी रखा जाता है।
इन संज्ञानवादियों के द्वारा दिया गया है, इसलिए मनोवैज्ञानिक जो संज्ञानवादी हैं उनके द्वारा दिए जाने के कारण इन जो है सिद्धांतों को संज्ञानवादी क्षेत्र में रखते हैं। SOR उद्दीपक और अनुक्रिया, स्टिमुलस और रेस्पॉन्स के मध्य ऑर्गेनिज्म यानी कि जीव की भूमिका को इन्होंने महत्वपूर्ण माना है, इसीलिए इनको SOR थ्योरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? SOR थ्योरी भी कहते हैं। और ज्ञान को मुख्य माना है संज्ञानवादियों ने, तो ज्ञानात्मक सिद्धांत भी कहते हैं, क्षेत्रीय सिद्धांत भी कहते हैं। तो ये सारे नाम है। इसके अंदर कौन कौन से सिद्धांत आते हैं? तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आता है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत। और कौन से आते हैं? तो कुर्ट लेविन का क्षेत्रीय सिद्धांत, कुर्ट लेविन का क्षेत्रीय सिद्धांत। इसके अलावा और कौन से आते हैं? टोलमैन का साइन चिन्ह सिद्धांत। इसके अलावा और कौन से आते हैं? तो अल्बर्ट बांडुरा का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। और कौन से आते हैं? तो वोल्फगैंग कोहलर का सूझ का सिद्धांत। पहली कैटेगरी ये हो गई, दूसरी कैटेगरी ये हो गई। तीसरी कैटेगरी बात करें तो संज्ञानवादियों से ही निकली हुई कैटेगरी है, जिन्हें हम कहते हैं नव संज्ञानवादी क्षेत्र के सिद्धांत, या इन्हें अपन कह सकते हैं आधुनिक संज्ञानवादी सिद्धांत। इसमें कौन कौन से सिद्धांत आते हैं? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो आता है वो है जेरोम एस ब्रूनर का निर्मितवाद, और एक आता है डेविड आशुबेल का सिद्धांत। और फोर्थ जो कैटेगरी है, चौथी अंतिम कैटेगरी है, वो है मानवतावादी सिद्धांत, मानवतावादी क्षेत्र के सिद्धांत। इसमें कौन कौन से आते हैं? तो इसके अंदर पढ़ेंगे कॉल रोजर्स का अनुभवजन्य अधिगम का सिद्धांत। और एक इसमें आता है मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रमिक अधिगम सिद्धांत। ठीक है, ये 14 सिद्धांत हो गए। देखो फिर से बता रहा हूं मैं, बहुत बार डायरेक्टली प्रश्न आ जाता है, प्रश्न किस प्रकार से आएगा और थोड़ा सा कन्फ्यूजन कैसे करेगा। जैसे अगर आपसे पूछ ले निम्नलिखित में से SR थ्योरी है, और ऑप्शन में यही दे देवे, चारों इसी में से दे देवे, और अपन ने इसको किस कैटेगरी में रखा है? SR थ्योरी की कैटेगरी में रखा है। तो जब अपन इनको पूरा डिटेल से पढ़ेंगे तब अपन पढ़ते हैं कि थॉर्नडाइक के संबंधवाद को उपनाम या अन्य नाम में क्या कहा जाता है? SR थ्योरी कहा जाता है। तो जब चारों ऑप्शन ये ही मिलेंगे तो फिर अपने को आंसर क्या करना है? थॉर्नडाइक का संबंधवाद। लेकिन अगर प्रश्न पूछ ले निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत SR थ्योरी कहा जाता है, और ऑप्शन आ जाए थॉर्नडाइक का संबंधवाद, पियाजे का संज्ञानवाद, ब्रूनर का निर्मितवाद, या कोल रोजर्स का अनुभवजन्य अधिगम का सिद्धांत, तो सीधे सीधे आपको ध्यान में रखना आंसर क्या आ जाएगा? थॉर्नडाइक का संबंधवाद। उसी प्रकार से अगर आपसे पूछ ले निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत क्षेत्रीय सिद्धांत है, और ऑप्शन में ये चारों ही दे देवे, 4 दे दे ऑप्शन क्षेत्रीय सिद्धांत, तो वहाँ पे ध्यान में रखना कुर्ट लेविन का जो सिद्धांत है उसको अपन पर्टिकुलरली क्या कहते हैं? क्षेत्रीय सिद्धांत कहते हैं, कुर्ट लेविन का क्षेत्रीय सिद्धांत।
लेकिन ऑप्शन में देते हुए निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय सिद्धांत है। एक ऑप्शन में देते हैं थॉर्नडाइक का संबंधवाद, एक में देते हैं पियाजे का संज्ञानवाद, एक में देते हैं जो अपने को कौन सा जेरोम ब्रूनर का, और एक देते हुए कोलरोजर्स का। तो वहाँ पे फिर आंसर क्या जाएगा, पियाजे का संज्ञानवाद, क्योंकि इस कैटेगरी में इसको अपन ने रखा है, ध्यान में रखना दोस्तों। उसी प्रकार से SOR थ्योरी हो गया, ज्ञानात्मक हो गया, संज्ञानवादी हो गया, केंद्रीय हो गया, क्षेत्रीय हो गया, तो इन सिद्धांतों को इस कैटेगरी में रख सकते हैं और इस सिद्धांतों को इस कैटेगरी में रखते हैं। तो ये 4 कैटेगरी है, 4 भागों में अधिगम के सिद्धांतों को अपन ने क्या कर दिया है, विभाजित कर दिया है, जिसको अपन पढ़ेंगे बाद में। अभी अगर अपन बात करें RBC की किताब की, तो यहाँ पे अपने को 4 सिद्धांत पढ़ने हैं। कौन कौन से? एक तो अपने को पढ़ना है पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, जो आपकी बुक में दिया गया है। एक अपन पढ़ेंगे स्किनर का क्रिया प्रसूत का सिद्धांत, एक अपन पढ़ेंगे कोहलर का सूज का सिद्धांत, अल्बर्ट बांडुरा का अधिगम का सिद्धांत। ये 4 सिद्धांत पढ़ेंगे सारे ही बाद में, लेकिन अभी फिलहाल सबसे पहले अपन 4 सिद्धांत पढ़ेंगे RBC की किताब के अनुसार। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से 100% आपके एक प्रश्न आएगा, और वो किस सिद्धांत से आएगा, पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत से आएगा। क्लियर है? तो ध्यान में रखना, इन सिद्धांतों को व्यवहारवादी सिद्धांत कहते हैं। इन 5 सिद्धांतों को व्यवहारवादी सिद्धांतों की कैटेगरी में रख सकते हैं, SR थ्योरी कह सकते हैं, साचार्यात्मक सिद्धांत की कैटेगरी में रख सकते हैं, परिधीय सिद्धांत कह सकते हैं। इन सिद्धांतों को ध्यान में रखना है, इन सिद्धांतों को SOR थ्योरी, ज्ञानात्मक सिद्धांत, संज्ञानवादी, केंद्रीय या क्षेत्रीय सिद्धांत की कैटेगरी में रख सकते हैं। इन सिद्धांतों को आधुनिक संज्ञानवादी क्षेत्र में रखा जाता है, और इन सिद्धांतों को मानवतावादी क्षेत्र के सिद्धांतों की कैटेगरी में रखा जाता है। तो अपन बात करते हैं पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, और यहाँ से ये मान के चलिए आपके निश्चित रूप से एक प्रश्न आएगा। ये पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत बहुत ही बड़ा सिद्धांत है, इसको अपन 2 भागों में पढ़ेंगे, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार है पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। अगर अपन पावलोव की बात करें तो पावलोव का जो पूरा नाम है IP पावलोव, पूरा नाम क्या है, IP पावलोव। पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, इसका पूरा नाम क्या है, IP। I का मतलब क्या होता है, इवान, और P का मतलब पेट्रोविच पावलोव, इवान पेट्रोविच पावलोव। इस पावलोव की बात करें तो ये रूस के थे। कहाँ के रहने वाले थे, रूस के, क्योंकि ज़्यादातर अपने को मनोवैज्ञानिक मिलते हैं कहाँ के, मिलते हैं अमेरिका के, कुछ अलग जगह के मिलेंगे। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड का था, कर्ट लेविन जर्मन अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, अल्बर्ट बांडुरा पढ़ेंगे वो कनाडा के थे। उसी प्रकार से आपको ध्यान में रखना है पावलोव कहाँ के थे, रूस के थे, बाकी ज़्यादातर आपको कहाँ के मिलेंगे, अमेरिका के मिलेंगे। तो ये रूस के थे, और रूस के डॉक्टर थे, चिकित्सक थे, रूसी शरीर शास्त्री, जिसको इंग्लिश में अपन बोलते हैं फिजियोलॉजिस्ट। और इस रूसी शरीर शास्त्री इवान पेट्रोविच पावलोव के द्वारा, ध्यान में रखना दोस्तों, 1904 में चिकित्सा के क्षेत्र में जो अपनी पाचन क्रिया होती है, डाइजेशन प्रॉब्लम होती है, तो पाचन क्रिया पर इन्होंने क्या किए थे, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, शोध किया था। इन्होंने क्या किया था, शोध किया था, और उसी शोध के परिणाम स्वरूप इनको 1904 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्या दिया गया था इनको, नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1904 में। और इसी वर्ष इन्होंने अधिगम का व्यवहारवादी सिद्धांत दिया, जिसे अपन बोलते हैं अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। तो इवान पेट्रोविच पावलोव के द्वारा 1904 में ही अधिगम का कौन सा सिद्धांत दिया गया, व्यवहारवादी सिद्धांत दिया गया, जिसे अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत कहते हैं। ये इस अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत में इन्होंने क्या बातें बताई है और क्या कहा है, तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट के द्वारा, प्रयोग के द्वारा बताया है। सबसे पहले अपन देखते हैं कि इस सिद्धांत को और किस नामों से जानते हैं, अन्य नाम या उपनाम। तो ध्यान में रखना, इस सिद्धांत को अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत को प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं, प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत। इसी सिद्धांत को परंपरागत
अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं, सिद्धांत भी कहते हैं। इसी सिद्धांत को अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं, और पावलोव को अनुबंधन का पिता या जनक भी कहा जाता है, का सिद्धांत भी कहते हैं। इसी सिद्धांत को संबंध प्रतिक्रिया, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं, का सिद्धांत भी कहते हैं। इंग्लिश में इसको कहते हैं क्लासिकल रेस्पॉन्स थ्योरी। इसी को शॉर्ट में अपन कह सकते हैं CR थ्योरी। क्या कह सकते हैं? CR थ्योरी। इसी को क्लासिकल कंडीशनिंग प्राचीन अनुबंधन या अनुकूलित कंडीशनिंग थ्योरी भी कहा जाता है, या इसी को अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं। तो बहुत सारे इसके क्या है, उपनाम या अन्य नाम है। अब यहाँ पे जब अपन अधिगम के सिद्धांत पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक चीज़ अपने सामने आती है कि बहुत सारे सिद्धांत हो जाते हैं, हर सिद्धांत के उपनाम या अन्य नाम बहुत सारे मिलते हैं, तो उनको किस तरीके से याद करना है। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना है, जब अपन मॉडल पेपर करते हैं तो वो एक ही लैंग्वेज में होता है, हिंदी लैंग्वेज। लेकिन जब अपन रीड का एग्ज़ाम देने जाएंगे तो बहुत लैंग्वेज होगी, हिंदी भी होगी और इंग्लिश भी होगी। यानी कि जो प्रश्न हिंदी में है उसके ऊपर आपको इंग्लिश मिलेगी, इंग्लिश का प्रश्न बाकायदा मिलेगा। तो इंग्लिश में जो शब्द होते हैं वो आपको एक या दो ही मिलेंगे। अगर आपको क्लासिकल कंडीशनिंग रेस्पॉन्स थ्योरी ये नाम अगर आपने याद कर लिया तो हिंदी के इतने नाम याद करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। हिंदी में अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूज लगे तो एक बार आपको इंग्लिश के हिसाब से देख लेना है। और एक चीज़ और ध्यान में रखना है, हिंदी और इंग्लिश में जब विवाद होता है तो इंग्लिश के अनुसार ही प्रश्न को क्या माना जाता है, सही माना जाता है। तो या तो इंग्लिश का एक शब्द जो है वो याद कर लो, या हिंदी के जितने भी 5-6 शब्द है, 5-6 उपनाम या अन्य नाम है अधिगम के सिद्धांतों को, वो याद कर लो जैसे आपको सूटेबल लगे। तो मेरे अनुसार आपको इंग्लिश में एक जो वर्ड है, हर सिद्धांत का एक स्पेसिफिक जो नाम होता है, अन्य नाम होता है, उसको आप याद कर लो, उससे आपका 100% क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। फिर बात करते हैं इस सिद्धांत में पावलोव ने कहा क्या क्या बातें बताई। तो शुरुआत में अपन ने बात कही थी अनुबंधन की। अनुबंधन क्या होता है? तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है, पुनरावृत्ति के द्वारा, रिपीटेशन के द्वारा किसी कार्य को बार बार किया गया है तो पुनरावृत्ति के द्वारा उद्दीपक एवं अनुक्रिया के मध्य किसी प्रकार का कोई संबंध स्थापित हो जाता है उसे क्या कहते हैं? अनुबंधन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अनुबंधन कहते हैं, बंधन कहते हैं। और आपको ध्यान में रखना है, अनुबंधन के पिता या जनक किसको कहा जाता है? IP पावलोव को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? IP पावलोव को कहा जाता है। यानी कि पुनरावृत्ति के द्वारा किसी प्रकार का कोई संबंध स्थापित होता है उसे अपन क्या कहते हैं? अनुबंधन कहते हैं। और आपको ध्यान में रखना है, अनुबंधन का जनक कौन कहलाता है? इवान पेट्रोविच पावलोव को अनुबंधन का क्या कहते हैं? जनक कहते हैं। अब इस सिद्धांत को अपन समझते हैं, इनके द्वारा जो एक्सपेरिमेंट किया गया है, जो प्रयोग किया गया है, उसके द्वारा अपन समझने की कोशिश करते हैं। तो इवान पेट्रोविच पावलोव के द्वारा जो सिद्धांत समझाया गया है एक्सपेरिमेंट के द्वारा, इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया है वो किया था कुत्ते पर। किस पर किया था? कुत्ते पर। एक्सपेरिमेंट यानी कि प्रयोग। और ये प्रयोग किस पे किया था इन्होंने? कुत्ते पर। जैसा कि आप फोटो देख पा रहे होंगे, फोटो में क्या होता है कि इवान पेट्रोविच पावलोव के द्वारा एक कुत्ते को इस प्रकार से बांधा गया है, इस प्रकार विशेष स्टैंड पर बांधा गया है कि ना तो वो हिल सकता है,
ना तो वो हिल सकता है, न ही बैठ सकता है, न ही भाग सकता है। यानी कि जहाँ पर वो खड़ा है, जिस स्थिति में खड़ा है, वैसे का वैसा ही रहेगा। उसको इस प्रकार से स्टैंड से क्या कर दिया गया है, बांध दिया गया है। फिर इवान पेट्रोविच पावलोव क्या करता है, वो उस कुत्ते के मुंह को एक परख नली, जो आप देख पा रहे होंगे, एक परख नली से जोड़ते हुए एक पात्र या जार से उसको क्या कर देता है, जोड़ देता है। क्या कर देता है, जोड़ देता है। फिर उसके सामने वो क्या प्रस्तुत करता है, भोजन प्रस्तुत करता है। क्या प्रस्तुत करता है, भोजन। कुछ समय तक कुत्ते को भूखा रखा जाता है, फिर उसके सामने क्या प्रस्तुत किया जाता है, भोजन प्रस्तुत किया जाता है। जैसे ही कुत्ता क्या देखता है, भोजन देखता है, तो भोजन देखने के बाद में कुत्ते के मुंह से क्या निकलने लग जाती है, लार निकलने लग जाती है। तो यहाँ पे जो भोजन है उसको नाम दिया गया है स्वाभाविक उद्दीपक, और कुत्ते के द्वारा जो मुंह से निकली जो लार है वो है स्वाभाविक अनुक्रिया। तो सबसे पहले इसको समझना जरूरी है कि स्वाभाविक उद्दीपक क्या होता है, स्वाभाविक अनुक्रिया क्या होती है, तटस्थ उद्दीपक क्या होता है, अनानुबंधित अनुबंधित उद्दीपक अनुक्रिया, ये क्या चीज़ें होती है। तो स्वाभाविक उद्दीपक का मतलब ऐसा उद्दीपक, ऐसी चीज जो अपने को स्वाभाविक रूप से, स्वभाव से ही अपने को कार्य करने के लिए क्या करे, उत्तेजित करे, उसे अपन कहते हैं स्वाभाविक उद्दीपक। इसको ऐसे समझो, अगर अपने को बहुत तेज भूख लग रही है, बहुत भूखे हैं अपन, ठीक है, वैसे भूखे नहीं, बहुत भूख लग रही है, और अचानक अपने सामने जो है 5 पकवान 10 पकवान जो है अच्छे अच्छे, जो अपने स्वादिष्ट है, वो अपने सामने रख दिए जाएं, और फिर अपने को खाने नहीं दिया जाए, तो उनको देखकर अपने मुंह में क्या हो जाएगी, लार निकलने लग जाएगी, मुंह में पानी आ जाएगा। लार तो कुत्ते की निकलेगी, मुंह में क्या आ जाएगा, पानी आ जाएगा। आपने देखा होगा कि लड़कियां जैसे ही बाहर जाती है तो उनको जो पानी पतासे वाला सूगले से हाथों को लेकर वो क्या करता है, आलू को ऐसे करता है, जर्दा खाता है, गुटखा खाता है, और आलू को ऐसे से करता है। उस आलू के जैसे वो ऐसे से करता है तो लड़कियों को उसको देखकर उसके मुंह में क्या आ जाती है क्या आने लग जाती है, पानी आने लग जाता है। लड़कियों के मुंह में क्या आने लग जाता है, पानी आने लग जाता है। तो स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति क्या है, स्वाभाविक अनुक्रिया है। जब अपन कभी घूमने जाते हैं, जम्मू कश्मीर, शिमला, कुल्लू, मनाली या कहीं पे भी घूमने गए, और वहाँ पे कोई सुंदर सा अपन ने दृश्य देखा, कोई मंदिर हो सकता है, मस्जिद हो सकता है, या कोई भवन हो सकता है, कोई घाटी हो सकती है, कोई भी सुंदर से देखा, तो अपने मुँह से निकलता कि वाह कितना शानदार नज़ारा है। तो वो स्वाभाविक उद्दीपक है, और उसके प्रति अपन जो क्रिया कर रहे हैं वो क्या है, स्वाभाविक है। सैफ करीना को देखता है, क्या बोलता है, वाओ, तो स्वाभाविक है। स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति वो क्या कर रहा है, स्वाभाविक अनुक्रिया कर रहा है। यानी कि ऐसी चीज जिसके स्वभाव से ही अपन क्या करते हैं, स्वाभाविक अनुक्रिया करते हैं, उसको यहाँ पे नाम दिया गया है स्वाभाविक उद्दीपक। यानी कि यहाँ पे इस फोटो में आप देख पा रहे होंगे, ये जो भोजन है, भोजन क्या है, स्वाभाविक उद्दीपक है। क्या है, स्वाभाविक उद्दीपक, स्वाभाविक उद्दीपक। अब इसको एक चीज ध्यान में रखना है, इस स्वाभाविक उद्दीपक को ही अनानुबंधित उद्दीपक भी कहते हैं। अनानुबंधित उद्दीपक कहते हैं, ये चीज आपको ध्यान में रखना। स्वाभाविक उद्दीपक को ही क्या कहा जाता है, अनानुबंधित उद्दीपक कहा जाता है। और अस्वाभाविक उद्दीपक, अस्वाभाविक उद्दीपक ये भी बाद में समझेंगे। जैसे शुरू में मैंने आपको बताया था ना कि अंधेरे से अपन डरते हैं, जबकि अंधेरे से डरने की अपने को कोई ज़रूरत नहीं है, ना तो वो अपने को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन फिर भी अपन उससे डरते हैं, तो वो क्या है, अस्वाभाविक उद्दीपक है। और उसको मनोविज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं, अनुबंधित उद्दीपक कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुबंधित उद्दीपक, अनुबंधित उद्दीपक। और एक होता है तटस्थ उद्दीपक, तटस्थ उद्दीपक, न्यूट्रल स्टिमुलस, तटस्थ उद्दीपक, जिसके प्रति किसी भी प्रकार की क्या हो सकती है, अनुक्रिया हो सकती है, वो कौन सा है, तटस्थ उद्दीपक। ठीक है, यानी कि ध्यान में रखना, स्वाभाविक उद्दीपक को अनानुबंधित उद्दीपक कहते हैं, अस्वाभाविक उद्दीपक को क्या कहते हैं, अनुबंधित उद्दीपक कहते हैं। अब पहले अपन इस एक्सपेरिमेंट को समझते हैं, इस प्रयोग को समझते हैं कि पावलोव एक्चुअल में बताना क्या चाहता है, कहना क्या चाहता है। तो ध्यान में रखना दोस्तों, पावलोव ने अपने सिद्धांत को 3 चरणों में प्रस्तुत किया है। कितने चरणों में प्रस्तुत किया इन्होंने, 3 चरणों में, 3 सोपानों में प्रस्तुत किया। ये 3 सोपान कौन से हैं, पहला है अनुबंधन से पूर्व, अनुबंधन से पूर्व, ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा है अनुबंधन के दौरान,
अनुबंधन के दौरान, और तीसरा है अनुबंधन के पश्चात, अनुबंधन के पश्चात, अनुबंधन के पश्चात। ठीक है। अब पावलोव क्या करता है, कुत्ते को विशेष स्टैंड से बांध रखा है, उसके सामने क्या प्रस्तुत करता है, एक बार भोजन प्रस्तुत करता है। क्या प्रस्तुत करता है, भोजन। क्या प्रस्तुत करता है, भोजन। भोजन को देखकर कुत्ते के मुंह से क्या निकलती है, लार निकलती है। ये भोजन क्या है, स्वाभाविक उद्दीपक है, ध्यान में रखना है। क्या है ये, स्वाभाविक उद्दीपक। अब इसको इंग्लिश में भी आपको ध्यान में रखना है, इंग्लिश में भी पूछ लेता है। स्वाभाविक उद्दीपक को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, तो अनकंडीशन स्टिमुलस, यूसीएस, अनकंडीशन स्टिमुलस। लार को क्या कहेंगे, ये क्या है, स्वाभाविक अनुक्रिया है, ध्यान में रखना है। क्या है ये, स्वाभाविक अनुक्रिया। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, तो स्वाभाविक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, अनकंडीशन, और अनुक्रिया को क्या कहते हैं, रेस्पॉन्स कहते हैं। तो भोजन को देखकर कुत्ते के मुंह से निकल रही है, क्या निकल रही है, लार निकल रही है, स्वाभाविक अनुक्रिया। इसके दो भाग है, कितने भाग है, दो भाग है। एक बार तो भोजन प्रस्तुत किया, कुत्ते के मुंह से क्या निकली, लार निकली, और एक बार केवल किसको प्रस्तुत किया गया, घंटी की आवाज़ को प्रस्तुत किया गया। यहाँ पे घंटी की आवाज़ को नाम दिया गया है तटस्थ उद्दीपक, तटस्थ उद्दीपक। घंटी की आवाज़ को क्या कहा गया है, तटस्थ उद्दीपक, न्यूट्रल स्टिमुलस। और इससे लार नहीं निकल रही है, इससे क्या हो रहा है, कुत्ता चौंक रहा है। कुत्ता क्या कर रहा है, चौंक रहा है। ये पहला स्टेप है, पहला चरण है। कुत्ते के सामने भोजन रखा गया, कुत्ते के मुंह से क्या निकली, लार निकली। केवल घंटी बजाई गई, कुत्ता क्या हुआ, चौंका, लेकिन लार नहीं निकली। फिर क्या किया गया, अनुबंधन के दौरान अनुबंधन स्थापित किया गया। यहाँ पे क्या किया जाता है कि घंटी बजाई जाती है, और घंटी बजाने के साथ में भोजन को क्या किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। पहले क्या किया जाता है, घंटी बजाई जाती है, फिर भोजन को प्रस्तुत किया जाता है, फिर कुत्ता देखता है, और कुत्ते के मुंह से क्या निकलती है, लार निकलती है। घंटी बजाई, भोजन रखा, कुत्ते ने देखा, कुत्ते के मुंह से लार निकली। घंटी बजाई, भोजन रखा, कुत्ते ने देखा, कुत्ते के मुंह से लार निकला। इस प्रकार से पुनरावृत्ति की गई। पुनरावृत्ति से क्या स्थापित हो जाता है, अनुबंधन। क्योंकि शुरुआत में अपन ने पढ़ा था कि पुनरावृत्ति के द्वारा किसी प्रकार का कोई संबंध स्थापित होता है, उसे अपन क्या कहते हैं, अनुबंधन कहते हैं। तो ऐसी बार बार पुनरावृत्ति करने के कारण अंत में क्या होता है, अभी अपन देखेंगे। तो यहाँ पे क्या किया, घंटी बजाएगी, भोजन प्रस्तुत किया, कुत्ते के मुंह से क्या निकली, लार निकली। और अंत में तीसरे चरण में क्या हुआ, पावलोव के द्वारा केवल और केवल घंटी बजाएगी। क्या बजाएगी, घंटी बजाएगी। और जैसे ही घंटी बजाता है, कुत्ते के मुंह से क्या निकलती है, लार निकलती है। भोजन को वो प्रस्तुत नहीं करता है। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान में रखना है, स्वाभाविक उद्दीपक से जो क्रिया हो रही थी वो अब अस्वाभाविक उद्दीपक से भी होने लग गई। घंटी की आवाज़ से ही कुत्ते के मुंह से लार निकल रही है, भोजन को देखकर निकल रही थी वो तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन घंटी की आवाज़ से लार निकल रही है। तो अब इसे सिद्धांत का सार समझते हैं कि पावलोव क्या कहता है कि स्वाभाविक उद्दीपक से स्वाभाविक अनुक्रिया होती है, लेकिन अनुबंधन से अस्वाभाविक उद्दीपक से क्या हो जाती है, अनुकूलित अनुक्रिया हो जाती है, या स्वाभाविक अनुक्रिया हो जाती है। ऐसा किसने कहा है, पावलोव ने। यहाँ पे जो ये लार निकल रही है, अब इसको स्वाभाविक अनुक्रिया की बजाय इसको अनुकूलित अनुक्रिया कहेंगे। ध्यान में रखना, अनुकूलित अनुक्रिया क्यों कहेंगे, क्योंकि अनुबंधन के पश्चात जो अनुक्रिया होती है उसे अनुकूलित अनुक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुकूलित अनुक्रिया कहते हैं। तो फिर से बताता हूँ कि पावलोव क्या कहता है कि स्वाभाविक उद्दीपक से स्वाभाविक अनुक्रिया होती है, लेकिन अनुबंधन के द्वारा अस्वाभाविक उद्दीपक से भी क्या हो जाती है, अनुकूलित अनुक्रिया हो जाती है, स्वाभाविक अनुक्रिया हो जाती है। ऐसा किसने कहा है, इवान पेट्रोविच पावलोव ने। अब इसको ऐसे समझो, टीचर क्लास में जा रहा है, पढ़ा रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, ये स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति क्या है, स्वाभाविक अनुक्रिया है। लेकिन टीचर क्लास में नहीं है, फिर भी बच्चे श्रव्य दृश्य सामग्रियाँ टीचिंग एड के द्वारा पढ़ रहे हैं। पढ़ाने का काम तो किसका था, टीचर का, लेकिन बच्चे फिर भी पढ़ रहे हैं टीचिंग एड्स के द्वारा, श्रव्य दृश्य सामग्रियों के द्वारा।
तो वहाँ पे वो जो श्रव्य दृश्य सामग्रियाँ वो क्या है, अस्वाभाविक उद्दीपक है, ध्यान में रखना दोस्तों। और उससे बच्चे क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो ये चीज़ ये बताना चाह रहा है कि स्वाभाविक उद्दीपक से क्या होती है, स्वाभाविक अनुक्रिया होती है। लेकिन अगर अनुबंधन के द्वारा अपन चाहें तो अस्वाभाविक उद्दीपक से भी क्या कर सकते हैं, स्वाभाविक अनुक्रिया या अनुकूलित अनुक्रिया करवा सकते हैं। ऐसा किसने कहा है, पावलोव ने। अब इसको और अच्छे से मैं समझाता हूँ, अपने जीवन के जो उदाहरण है, सामान्य उदाहरण है, उससे मैं आपको समझाते हुए बता रहा हूँ। पहले तो इसको समझ लेना कि भोजन को देखकर लार निकाल रहा था तो स्वाभाविक था, लेकिन घंटी की आवाज़ से लार निकाल रहा था, तो यहाँ पे घंटी की आवाज़ स्वाभाविक नहीं है, ये अस्वाभाविक उद्दीपक है। कैसा उद्दीपक है, अस्वाभाविक। और यहाँ पे लार निकाल रहा है, ये कैसी अनुक्रिया है, अनुकूलित अनुक्रिया है। इसको सामान्य जीवन के उदाहरण से आप समझोगे तो इजी गोइंग आसानी से आपको समझ में आएगा। जैसे शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि एक माँ अपने बच्चे को हाबू कहकर डराती है और बच्चा डरने लग जाता है। क्या एक्चुअल में हाबू होता है, क्या नहीं होता है, लेकिन फिर भी बच्चा क्या करने लग जाता है, डरने लग जाता है। तो माँ के द्वारा, किसके द्वारा, माँ के द्वारा हाबू कहने पर बच्चे का डरना, अब यहाँ पे अगर एक्चुअल में हाबू है, कोई जीव है, जंतु है, कोई कीड़ा है, मकोड़ा, कुछ भी है, अगर उसको देखकर बच्चा डर रहा है तो स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति क्या है, स्वाभाविक अनुक्रिया है। भाई कोई अपने को पीटने आ रहा है और उसको देखकर अपन डर रहे हैं, तो स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति क्या है, स्वाभाविक अनुक्रिया है। लेकिन उसके नाम लेते अपन थर 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 काँप रहे हैं, तो ये स्वाभाविक नहीं है, ये क्या है, अस्वाभाविक हो जाएगा। वो उद्दीपक क्या हो जाएगा, अस्वाभाविक। तो माँ के द्वारा हाबू कहने पर बच्चे का डरना, ये क्या है, अस्वाभाविक उद्दीपक है। ध्यान में रखना है, ये हाबू क्या है, अस्वाभाविक उद्दीपक है, लेकिन फिर भी बच्चा डर रहा है। तो बच्चे का जो डरना है, ये कौन सी क्रिया है, ये है अनुकूलित अनुक्रिया, अनुकूलित अनुक्रिया। अब ये क्यों हुआ, ये इसलिए हुआ क्योंकि पुनरावृत्ति की गई, अनुबंधन स्थापित किया गया, और अनुबंधन के कारण अब बच्चा जैसे ही हाबू का नाम सुनता है और बच्चा क्या करने लग जाता है, डरने लग जाता है। दूसरा उदाहरण समझो, खेत पे आपने देखा होगा, खेत पर किसान जाता है, ठीक है। जब फसल कटाई का समय होता है तो किसान वहाँ जाता है और खेत पर वो क्या करता है, 4 से 5 दिन वहीं पर रहता है। और जितने भी जानवर खेत पर आते हैं फसल को खाने के लिए आते हैं, तो वो खुद जो है किसान जो है उन जानवरों को क्या कर देता है, भगा देता है। 4-5 दिन तक यही कार्य करता वो। फिर 5वें या 6वें दिन वो क्या करता है, किसान खुद तो नहीं रहेगा, क्योंकि घरवाली है उसको बुलाएगी जरूर, तो खुद तो नहीं रहेगा, वो अपनी जैसी एक प्रतिमूर्ति, जिसको अपन राजस्थानी में बोलते हैं अड़वा, क्या बोलते हैं, अड़वा, इसको बिज्जुगा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बिज्जुगा को लगा देता है। खुद नहीं रहेगा, खुद तो घर चल जाएगा, अड़वा या बिज्जुगा को लगा देता है। अब जानवर आते हैं तो जानवर जैसे ही वो अड़वा बिज्जुगा को लगाते हैं तो वो ऐसे सोचता है कि किसान अभी भी यहाँ है और वो अपने को मारेगा, इससे बढ़िया कि अपन क्या कर जाएं, भाग जाएं। तो यहाँ पे किसान ने क्या किया, अनुबंधन किया। क्या किया, अनुबंधन किया। किसान होते हैं, फिर अगर जानवर डर रहे हैं तो स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति क्या है, स्वाभाविक अनुक्रिया। लेकिन किसान नहीं है, बिज्जू का या अड़वा लगा दिया गया है, फिर भी जानवर डर रहे हैं, तो ये अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति कैसी अनुक्रिया हो रही है, अनुकूलित अनुक्रिया हो रही है, जो किसके द्वारा हो रही है, अनुबंधन के द्वारा हो रही है। किसके द्वारा, अनुबंधन के द्वारा। और भी अच्छा मैं आपको उदाहरण देता हूँ, जैसे आपने सर्कस देखा होगा, हकीकत में नहीं तो टीवी में तो देखा ही होगा, सर्कस देखा होगा। सर्कस में क्या होता है, जैसे ही म्यूजिक चलता है, संगीत चलता है, तो जंगली जानवर जो होते हैं, चाहे शेर की बात कर लो, चाहे जो है हाथी की बात कर लो, भालू की बात कर लो, वो उस पर क्या करने लग जाते हैं, नृत्य करने लग जाते हैं, डांस करने लग जाते हैं, जिंगेला लाऊ, ठीक है। तो ये करने लग जाते हैं। लेकिन क्यों, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनमें जो है अनुबंधन स्थापित करवाया जाता है, उन पर क्या किया जाता है, अनुबंधन किया जाता है। कैसे किया जाता है, उन जंगली जानवरों को म्यूजिक बजाया जाता है, बहुत ज़ोर से उनको पीटा जाता है, फिर उनको नचवाया जाता है। म्यूजिक बजाया जाता है, पीटा जाता है, नचवाया जाता है, म्यूजिक बजाया जाता है, पीटा जाता है, नचवाया जाता है। फिर अंत में क्या होता है, जैसे ही म्यूजिक बजता है तो बिना पीटे ही जो शेर है, हाथी है, वो नृत्य करना क्या कर देते हैं, प्रारंभ कर देते हैं।
गांव में देखा होगा आपको, घोड़ी को मारा जाता है, उसकी टांग के मारी जाती है, तो घोड़ी क्या करने लग जाती है, दो पाँव पे खड़ी हो जाती है। तो उसमें अनुबंधन स्थापित किया जाता है, क्योंकि घोड़ी को पता है कि टांग पे अगर मार रहा है इसको मतलब मेरे को नाचना है, अगर मैं नहीं नाचूंगी तो ये मेरे को क्या करेगा, पीटेगा। तो अनुबंधन स्थापित किया जाता है। तो म्यूजिक की आवाज़ पर जब पीट रहा था, पीटने से अगर ये शेर, हाथी जो जानवर है वो नृत्य कर रहे थे, तो स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति क्या थी, स्वाभाविक अनुक्रिया। लेकिन म्यूजिक की आवाज़ पे, क्यों आप जानवर म्यूजिक सुनते हैं क्या, समझते हैं क्या, नहीं, फिर भी म्यूजिक की आवाज़ पर अगर वो नृत्य कर रहे हैं, यानी कि अनुबंधन किया गया है, और वहाँ पे कौन सी अनुक्रिया हो रही है, अनुकूलित अनुक्रिया हो रही है। कौन सी हो रही है, अनुकूलित अनुक्रिया हो रही है। जैसे आपने देखा होगा एक मदारी आता है, मदारी जैसे ही डमरू बजाता है और वहाँ उसके पास जो भी बंदर होता है, भालू होता है, वो डांस करने लग जाता है, क्योंकि उसको पता है अगर मैं नहीं करूँगा तो मदारी मेरे को क्या करेगा, पीटेगा। तो इस डमरू की आवाज़ पर क्या किया जाता है, अनुबंधन स्थापित किया जाता है। ऐसा सिद्धांत किसने बताया है, आपका इवान पेट्रोविच पावलोव ने बताया है कि अनुबंधन के द्वारा अस्वाभाविक उद्दीपक से भी स्वाभाविक अनुक्रिया करवा सकते हैं, जिसे अनुकूलित अनुक्रिया कहते हैं। ऐसा किसने कहा है, इवान पेट्रोविच पावलोव ने। अपन अंधेरे से डरते हैं, बहुत से को देखा होगा अपन अंधेरे से डरते हैं। क्या अंधेरे ने उसकी जो है कभी डुक्का मार दिया, लात की मार दी कि जो अंधेरे से डरने लग गया, या अंधेरा उसको खा गया कहीं से, या कभी उसने सुन लिया कि अंधेरे ने 4-5 को सल्टा दिया, जो अंधेरे से डरे फिर भी स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक अनुक्रिया करे। तो अंधेरा तो कुछ करता ही नहीं, फिर भी डरते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि शुरुआत से जब बच्चा छोटा होता है तो माता पिता के द्वारा अंधेरे के प्रति अनुबंधन स्थापित किया जाता है, और बड़ा होते होते उसको अंधेरे से डर लगने लग जाता है। लड़कियों को कॉकरोच से, चिपकली से, जो कि काटती नहीं है, उनसे भी क्या लगता है, डर लगता है, क्योंकि शुरुआत से ही क्या स्थापित हो जाता है, अनुबंधन स्थापित हो जाता है। तो यही तो पावलोव कहता है। पावलोव क्या कहता है कि स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक अनुक्रिया होती है, लेकिन अनुबंधन से अस्वाभाविक उद्दीपक से भी क्या हो जाती है, स्वाभाविक अनुक्रिया हो जाती है, जिसे हम अनुकूलित अनुक्रिया कहते हैं। ऐसा किसने कहा है, पावलोव ने कहा है। आपने देखा होगा कि छोटे थे तब जब भी पिताजी आते थे तो उनकी गाड़ी की आवाज़ से, या उनके खराश करने की आवाज़ से, या उनके जो है कदमों की आवाज़ से अपन पढ़ने बैठ जाते थे। लेकिन बहुत बार ऐसा भी हुआ कि पिताजी की गाड़ी जो थी उससे मिलती जुलती कोई दूसरी गाड़ी अपने पास से निकली, और अपने को लगा कि यार पिताजी आ गए, और अपन क्या करने लग गए, पढ़ने लग गए। तो पिताजी आते फिर अपन पढ़ते हैं, तो स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति क्या हो जाती है, स्वाभाविक अनुक्रिया। लेकिन गाड़ी की आवाज़ से ही अपन पढ़ने लग रहे हैं, ये क्या बात हो गई। तो ये है अनुबंधन। ये क्या है दोस्तों, अनुबंधन। तो ध्यान में रखना है, स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक अनुक्रिया होती है, लेकिन अनुबंधन से अस्वाभाविक उद्दीपक से भी क्या हो सकती है, स्वाभाविक अनुक्रिया हो सकती है। कंडीशन जो है अनुक्रिया रेस्पॉन्स हो सकती है, अनुकूलित अनुक्रिया हो सकती है। ऐसा किसने कहा है, पावलोव ने। इसको अंग्रेजी में भी आपसे पूछा जा सकता है। 3 स्टेप जो अपन ने देखे थे उसको अंग्रेजी में भी आपसे पूछ सकता है। पहला स्टेप था, सबसे पहले क्या प्रस्तुत किया गया था, भोजन। भोजन को क्या कहते हैं, स्वाभाविक उद्दीपक। स्वाभाविक उद्दीपक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं UCS, अनकंडीशन स्टिमुलस। अनकंडीशन स्टिमुलस यानी कि भोजन, और भोजन से क्या कर रहा था, कुत्ता लार निकाल रहा था, उस लार को क्या कहेंगे, रेस्पॉन्स कहेंगे। कौन सा रेस्पॉन्स, स्वाभाविक रेस्पॉन्स। तो स्वाभाविक अनुक्रिया, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, UCR यानी कि लार। फुल फॉर्म भी दे सकता है, अनकंडीशन स्टिमुलस, अनकंडीशन रेस्पॉन्स। दूसरे स्टेप में अपन ने देखा था कि पहले क्या प्रस्तुत किया गया, घंटी की आवाज़ प्रस्तुत की। तो घंटी की आवाज़ को क्या कहेंगे, अस्वाभाविक उद्दीपक यानी कि CS, कंडीशन स्टिमुलस। उसके साथ में क्या प्रस्तुत किया गया, भोजन। क्या प्रस्तुत किया गया, भोजन। भोजन, ठीक है। भोजन को क्या कहेंगे, UCS, भोजन। और उससे क्या निकाल रहा था, कुत्ता लार निकाल रहा था, UCR यानी कि लार, ठीक है। और तीसरे स्टेप में क्या, केवल घंटी यानी कि CS, कंडीशन स्टिमुलस को प्रस्तुत किया गया, और घंटी की आवाज़ से ही कुत्ता क्या निकाल रहा था, लार निकाल रहा था। यहाँ पे इसको CR कहेंगे, कंडीशन रेस्पॉन्स कहेंगे, अनुकूलित अनुक्रिया कहेंगे। तो इंग्लिश में भी इस प्रकार से आपसे पूछ सकता है। स्वाभाविक उद्दीपक को अनानुबंधित जो है उद्दीपक भी कहते हैं, वो भी आपको ध्यान में रखना है। और अस्वाभाविक को अनुबंधित भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है।
इसके आगे अपन बात करें तो इसी के सिद्धांत पर जो द्वितीय प्रयोग किया था वो किया था वॉटसन के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? वॉटसन के द्वारा। तो पावलोव के सिद्धांत पर दूसरा प्रयोग किया गया था वॉटसन के द्वारा, वॉटसन एवं रेसाली रेन्योर के द्वारा, रेसाली रेन्योर के द्वारा। वॉटसन एवं रेसाली रेन्योर के द्वारा इसका दूसरा प्रयोग किया गया था। वॉटसन ने अपने ही 11 माह का जो पुत्र था, उस पुत्र का नाम क्या था? अल्बर्ट। क्या नाम था? अल्बर्ट। इस अल्बर्ट पर प्रयोग किया था, वही अनुबंधन वाला प्रयोग किया था। किसने किया था? वॉटसन ने किया था। प्रयोग छोटा सा है, ऐसे ही मैं आपको समझा देता हूँ, समझ में आ जाएगा कि वॉटसन क्या करता है, अपने छोटे से 11 माह का जो बच्चा है, 11 माह के बच्चे के समक्ष लोहे की छड़ से, किससे? लोहे की छड़ से क्या करता है? आवाज़ करता है। लोहे की छड़ की आवाज़ सुनकर बच्चा क्या हो जाता है? चौंक जाता है। स्वाभाविक है कि तेज आवाज़ पर अपन क्या हो जाते हैं? चौंक जाते हैं। अपने सामने कोई एक्सीडेंट हो गया तो अपन चौंक जाते हैं। तो ये स्वाभाविक है। स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति क्या है? स्वाभाविक अनुक्रिया है। अपने को भूख लग रही है, सामने 10 पकवान है, मुंह में पानी आ जाना क्या है? स्वाभाविक है। स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति क्या है? स्वाभाविक अनुक्रिया है। तो लोहे की तेज आवाज़ से जो है छड़ से आवाज़ की गई, बच्चा क्या हो गया? चौंक गया। फिर लोहे की छड़ के साथ किसको प्रस्तुत किया गया? खरगोश को प्रस्तुत किया गया। किसको प्रस्तुत किया गया? खरगोश को प्रस्तुत किया गया। लोहे की छड़ को बजाया गया, खरगोश प्रस्तुत किया गया, बच्चा डर रहा है। लोहे की छड़ को बजाया गया, खरगोश प्रस्तुत, बच्चा डर रहा है। इस प्रकार से अनुबंधन स्थापित किया गया। अंत में देखा गया कि बिना लोहे की छड़ को बजाए जैसे ही खरगोश को प्रस्तुत किया जाता है, वह अल्बर्ट जो है वो डरना क्या करने लग जाता है? प्रारंभ करने लग जाता है, अनुकूलित अनुक्रिया करना लग जाता है। ऐसा एक्सपेरिमेंट किया था। किसने किया था? वॉटसन ने। और अंत में तो इतना तक देखा गया कि वो जो अल्बर्ट है, 11 महीने का बच्चा, वो खरगोश की तरह दिखने वाली हर जो वस्तुएं हैं, चाहे वो टेडी बियर हो वाइट रंग का, क्योंकि खरगोश भी वाइट रंग का था, या कोई रोएदार वस्तुएं हैं, उससे भी डरने क्या लग जाता है? डरने लग जाता है, डरना प्रारंभ कर देता है। ऐसा किसने किया? किसने बताया था? वॉटसन और रेसाली रेन्योर ने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने इस पावलोव के सिद्धांत पर। तो मैं आशा करता हूँ कि ये सिद्धांत आपको समझ में आया होगा। इसके बाद में इससे संबंधित बहुत इम्पोर्टेंट जो शब्दावली है, कॉन्सेप्ट है, संप्रत्यय है, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर पढ़ेंगे। तो उस वीडियो को ज़रूर देखना। इस वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। थैंक यू।